हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर, जिस पर हम आपको फ़िलहाल पढ़ा रहे हैं दोस्तों हिंदी। दोस्तों जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जो हमारे क्रिया विशेषण था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था दोस्तों। और आज हम उससे आगे के भाग के ऊपर बात करेंगे, संबंध बोधक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने सबसे पहले विकारी पढ़ा था। विकारी के 4 भाग पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी के भाग, या हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों आप देखेंगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अविकारी, या हम इसको अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था किसके ऊपर किया था दोस्तों, क्रिया विशेषण के ऊपर। क्रिया विशेषण के ऊपर हमने डिस्कस किया था दोस्तों, और हमने बताया था कि क्रिया विशेषण की ये जो है ना अविकारी के भी 4 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं? 4 भाग, जिसमें से हम एक आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि हमारा क्या था, क्रिया विशेषण। अब अविकारी की बात हमने आपको कई बार बताया कि अविकारी होते क्या हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जो किसी लिंग वचन कारक के आने से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे अविकारी शब्द दोस्तों। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ, एक बार मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, हाँ, सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये सीता जो है इसमें ये संज्ञा हो गई है, और संज्ञा कैसी है दोस्तों, एक वचन। कैसी है? एक वचन। अगर मैं बात करूँ चलने का, ये कार्य क्या हो रहा है दोस्तों में, चलने का, तो ये क्या है, हमारी क्रिया। ये क्या है, हमारी क्रिया। अब ये जो है धीरे धीरे चलना, यही हमारे क्या दोस्तों, विशेषण, यानी कि विशेषता बता रहे हैं किसकी, क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। हमने ये बात आपको बोली थी। मैंने कहा कि ये जो विशेषण है ना, यानी कि यही मेरा जो भाग है, यही मेरा अवयव है, यह कभी चेंज नहीं होगा, चाहे संज्ञा एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। यदि मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ, देखो यहाँ पे सीता है, लड़की है, एक वचन। अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पर 2 करके कि मोहन धीरे धीरे चलता है, या मैं कह देता हूँ तीसरे ना पार्ट पर, हम धीरे धीरे चलते हैं, या मैं कह देता हूँ वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने कहा देखो यहाँ पर मोहन क्या है, एक लड़का, यानी कि एक वचन, ये संज्ञा है, धीरे धीरे चलता है, यानी कि अगर संज्ञा चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग था सीता, यहाँ पर ये क्या है, पुल्लिंग दोस्तों, पुरुषलिंग यानी कि, और ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन था। तो धीरे धीरे जो हमारा विशेषण है, इसी को हमने क्या कहा, अविकारी अव्यय, यानी कि हमने कहा कि चाहे कोई लिंग या संज्ञा या कारक के आने से उन शब्दों पर कोई इफेक्ट या कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हीं हम क्या कहेंगे, अविकारी या अव्यय। मैंने कहा हम धीरे धीरे चलते हैं। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्वनाम। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा सर्वनाम। और कैसा सर्वनाम दोस्तों, ये बहुवचन है, क्योंकि हम का मतलब हम यानी कि बहुत सारे होंगे दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। हम धीरे धीरे चलते हैं। तो अब भी क्या दिखा दूँ आपको कि ये इसमें अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया, और काम क्या आ रहा है दोस्तों, चलने का। यही क्या है, हमारी क्रिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्वनाम। और कैसा है, बहुवचन। क्या है, बहुवचन। अगर मैं बात करूँ वह धीरे धीरे चलता है,
तो दोस्तों आपको पता है क्या है वह, यानी कि क्या है, हमारा सर्वनाम धीरे धीरे चलता है, एक वचन है, तो तब भी इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी या अवयवी। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्रिया विशेषण के ऊपर। ठीक है, अब हम उसके अविकारी के जो 4 भाग थे उसमें से एक भाग हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक क्या होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो हमने कहा है कि संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी। हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध अन्य संज्ञाएं या शब्दों से कराते हैं। ठीक है, हमने कहा है संबंध बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण आदि शब्दों का संबंध अन्य संज्ञाओं से या शब्दों से कराते हैं, उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल दूं, हाँ मैंने कहा जैसे नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, पीछे और निकट, तरफ आदि। ठीक है दोस्तों, ये क्या है मेरे, ये वही संज्ञा संबंध बोधक अव्यय दोस्तों। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे सुनीता के निकट मैं खड़ा हूं, सुनीता के निकट मैं खड़ा हूं। तो दोस्तों देखो इसमें क्या दिखा आपको, ये जो सुनीता है ये क्या हमारी संज्ञा है, और इसमें एक संज्ञा ये आ रही है मैं, यानी कि मैं कह रहा हूं, मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं सुनीता के निकट खड़ा हूं। तो इसलिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक संज्ञा ये रही और एक संज्ञा ये रही, और जो इसमें ये निकट शब्द आ रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, संबंध बोधक, जो दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आपको ये भी बात दिखाई दे जाएगी कि इस ऐसे वाक्यों में क्या है, 2 संज्ञाएं आपको दिखाई देगी। ये संज्ञा है और ये क्या है दोस्तों, मैं, ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सर्वनाम। तो हमने पहले ही कहा कि संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध अन्य संज्ञा या शब्दों से कराता हो, या तो संज्ञा से होगा या सर्वनाम से या अन्य शब्दों से। मैंने कहा उसके पीछे मोहन खड़ा है, यानी कि उसके क्या है दोस्तों, यहाँ सर्वनाम है और उसके पीछे कौन खड़ा है, मोहन, यानी कि मोहन क्या है, एक संज्ञा है। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है दोस्तों, इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है दोस्तों, पीछे। तो जो पीछे शब्द है यही हमारी क्या है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय। उसके पीछे कौन खड़ा है, अगर आप यहाँ पे क्या बोल सकते थे कि मोहन उसके पीछे, या मोहन के पीछे सोहन खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, यदि मैं संज्ञा को चेंज कर दूं तब भी इस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कहा उसके पीछे मोहन खड़ा है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, ये संज्ञा है, और ये जो अवयव हमारा शब्द है ये इसको इन दोनों को जोड़ने का या इन दोनों में संबंध दिखाने का कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पेड़ संज्ञा है और एक संज्ञा है हमारा क्या, पक्षी। तो ये संबंध बता रहा है कि पेड़ के ऊपर पक्षी खड़ा है, यानी कि ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, इस संबंध बोधक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मोहन की तरफ सोहन है, मोहन संज्ञा है और सोहन संज्ञा के बीच में इन दोनों को जोड़ने का कार्य, संबंध दिखाने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों, तरफ, मोहन की तरफ सोहन है। अब मैं बात करता हूँ संबंध बोधक अवयव को। अगर मैं संबंध बोधक अवयव की बात करता हूँ दोस्तों, तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव को 2 भागों में बांटा गया है, संबंध संबोधक अवयव या अनुबद्ध संबोधक सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, अनुबद्ध संबोधक। दोस्तों मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, संबोधक। ठीक है दोस्तों, संबंध, अनुबद्ध, संबोधक। तो अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करूँ तो इसको 2 भागों में बांटा गया है,
और अगर मैं अर्थ के अनुसार बात करूँ संबंध बोधक अवयव को, तो इसको 9 भागों में बांटा गया दोस्तों। पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों, फिर भी मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है या कौन सा संबंध बोधक है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और अगर मैं एक बात और करूँ दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी इनके 2 भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों नंबर 1 तो होता है हमारा मूल संबंध कौन है दोस्तों, हमारा मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक। और नंबर 2 होता है दोस्तों मेरा यौगिक संबंध बोधक, संबंध बोधक दोस्तों। हमारा शायद कुछ गलती मुझे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। संबंध बोधक, ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सही लिख रहा है। और यहाँ पर भी हमने शायद कुछ गलती कर रखी है, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रयोग के आधार पर जो संबंध बोधक अवयव होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, संबंध संबोधक अवयव और अनुबंध संबंध बोधक अवयव। अवयव को दोस्तों हम अविकारी कहते हैं, ठीक है। तो मैं संबंध संबोधक अवयव की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि संबंध बोधक अवयव वह अवयव होते हैं जो विभक्ति के बाद आते हैं दोस्तों। संबंध बोधक अवयव वे अवयव होते हैं जो विभक्ति के बाद आते हैं। जैसे विभक्ति दोस्तों मैंने कहा विभक्ति क्या होती है, जैसे देखो आप फॉर एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे मैंने कहा काम के बिना मन नहीं लगता, यानी कि अब मेरी जो इसमें विभक्ति है दोस्तों ये क्या हो गई के। ये जो कारक विभक्ति होते हैं दोस्तों उसी को हम विभक्ति कहते हैं। जैसे हम आगे कारक पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि विभक्ति क्या है। जैसे के, का, की, में, से, ये सब क्या है, ये विभक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कहा अगर विभक्ति के बाद ये संबंध बोधक अवयव आते हैं दोस्तों तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंध संबोधक अवयव दोस्तों। जैसे काम के बिना मन नहीं लगता, तो दोस्तों मैंने कहा काम यानी कि जो मेरी क्या है, ये मेरी विभक्ति है और जो इसमें संबंध संबोधक अवयव आया दोस्तों बिना, ये है संबंध बोधक संबोधक अवयव, संबंध संबोधक अवयव दोस्तों। काम के बिना मन नहीं लगता है, ऐसे ही श्याम के बिना राधा का मन नहीं लगता, श्याम के बिना राधा का मन नहीं लगता। तो आपने क्या देखा, ये विभक्ति है और इसके बाद उसके ठीक बाद क्या है दोस्तों, अवयव है। इसी प्रकार मकान के पीछे नदी है, ये हमारा क्या है, विभक्ति है और इसके जस्ट बाद ही क्या है दोस्तों, हमारा संबंध बोधक, ठीक है। इसी प्रकार करीम के साथ पाउडर मुफ्त मिलेगा, करीम के साथ पाउडर मुफ्त मिलेगा। तो आपको क्या लगा कि जो हमारा हमने देखो हमने आप एक बात और याद रखना दोस्तों, श्याम के बिना राधा यानी कि 2 संज्ञाओं के बीच, हमेशा 2 संज्ञाओं के बीच की बात होगी इसके अंदर हमेशा 2 संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच की बात होगी, या तो एक संज्ञा एक सर्वनाम या एक संज्ञा या हमारा क्रिया या विशेषण की बात या दोनों संज्ञा होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ काम के बिना मन, ये भी संज्ञा होगी दोस्तों, ठीक है। मकान के पीछे नदी, मकान संज्ञा और नदी भी संज्ञा और के विभक्ति और ये पीछे जो हमारा ये हमारा अवयव है, ठीक है। के हमारा क्या है, विभक्ति। करीम के साथ पाउडर मुफ्त मिलेगा, करीम हमारी संज्ञा होती है, के हमारी विभक्ति है और इसके पीछे क्या है दोस्तों, साथ, ठीक है। यही हमारा क्या है यहाँ पर संबंध संबोधक अवयव है और पाउडर क्या है दोस्तों, हमारी संज्ञा मुफ्त मिलेगा। तो ऐसे शब्द या ऐसे अवयव
जो विभक्ति जो दो संज्ञाओं या एक संज्ञा या सर्वनाम के बीच विभक्ति के बाद आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध संबोधक अवयवी। दोस्तों आई होप आप मेरी बातों को दोस्तों ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी की। अनुबद्ध संबंध संबोधक अवयवी क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि जो अवयवी बिना विभक्ति के आते हैं, जो अवयवी बिना विभक्ति के आते हैं दोस्तों, ठीक है, उनमें कोई विभक्ति देखने को नहीं मिलती, उन्हें ही क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी। जैसे मैंने कहा, जैसे जल बिना जीवन नहीं, जल हमारा संज्ञा है और जीवन भी हमारा क्या है दोस्तों, संज्ञा। ये जो अवयवी आया दोस्तों, ना तो इससे पहले कोई विभक्ति है ना ही बाद में दोस्तों। अगर इसके पहले मैं लिख देता यहाँ पे जल के बिना जीवन नहीं, अगर मैं यहाँ पे के लगा देता दोस्तों तो वो क्या बन जाती, विभक्ति। और विभक्ति के ठीक बाद आने वाले अवयव को हम क्या कहते हैं, संबंध संबोधक अवयवी। पर यहाँ पर के नहीं है तो इसलिए जल बिना जीवन नहीं, ये क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी। इसी प्रकार वह गिलास भर दूध पी गया, यानी कि वह क्या है, सर्वनाम। गिलास भर दूध क्या है दोस्तों, संज्ञा, ठीक है। और ये भर जो है इसमें दोस्तों, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी। इसी प्रकार इसमें ये हमारा क्या है, अनुबोधक संबोधक अवयवी। इसी प्रकार देखो तीसरा वाला, वह सखियों समेत घूमने गई थी, वह क्या है दोस्तों, वह क्या है, सर्वनाम। और ये जो सखिया है दोस्तों, ये जो सखिया है दोस्तों, ये हमारा बहुवचन है, ठीक है, सखी का बहुवचन है, ठीक है। इसको हम विकृत, यानी कि ये जो सखी का जो एक वचन है ना, ये विकृत होकर आया है। वह सखियों के समेत घूमने गई थी, तो गई थी यानी कि क्या गई थी, वो घूमने गई थी दोस्तों, ये भी हमारी क्या है, संज्ञा है। और ये जो समेत शब्द है दोस्तों, ये हमारा क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति नहीं आई हुई है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयवी। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ ज़रा भी समझ आता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आप बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर बजाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयवी। दोस्तों देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इनको लिख देता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक बात और सुनना आप, अगर मैंने यदि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि पेड़ के ऊपर पक्षी है, यानी कि पेड़ एक संज्ञा है और एक पक्षी भी एक संज्ञा है, और उसके बीच में लिखा के ऊपर, यानी कि संबंध दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि पक्षी पेड़ पर है, पक्षी मैं लिख देता दोस्तों यहाँ पर पक्षी पेड़ पर है, तो इसका मतलब क्या था दोस्तों, मैं इसको ज़रा यहाँ मिटा देता हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसका ले सकते हैं, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ज़रा मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। मैंने लिखा पक्षी पेड़ पर है, तो दोस्तों ये पक्षी संज्ञा थी हमारी, ठीक है नहीं, और ये पेड़ पर बता रहा है, यानी कि पेड़ के ऊपर। पक्षी कहाँ है, पेड़ पर। देखो दोस्तों पेड़ के ऊपर पक्षी है, दो संज्ञा आ रही है, उसके बीच में संबंध बता रहा है ऊपर, पक्षी पेड़ पर है। तो दोस्तों ये यहाँ पर स्थान के बारे में बात कर रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण के जो हमने पीछे भाग पढ़े ना दोस्तों, स्थानवाचक, तो पक्षी कहाँ पर है, पेड़ पर, ठीक है, तो स्थान के बारे में बता रहा है। अगर ये कहता कि पक्षी बाहर है, तो तब भी वह क्या बताता है, स्थानवाचक होता है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मैंने वहाँ पे आपको बताया था रीतिवाचक क्या होते हैं। रीतिवाचक का मैंने बताता, रीतिवाचक जो है दोस्तों किसी चीज़ के तरीके को बताता है, किसी चीज़ के तरीके को कि कार्य किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करेंगे हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे कि क्या किस तरीके से हम उन चीज़ों को पहचानते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयवी। ये मेरे अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयवी हैं दोस्तों। ये कितने हैं, इसके 9 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक और सादृश्यवाचक। कालवाचक में आपको पता है वही समय अवधि के बारे में,
समय अवधि का बोध कराएंगे। वे शब्द जो समय अवधि का बोध कराते हैं कालवाचक कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक जो शब्द स्थान आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक, जैसे आगे, पीछे, नीचे, सामने, निकट, समीप, यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, तले आदि। दिशावाचक जो शब्द दिशा का बोध कराते हैं वे दिशावाचक कहलाते हैं, जैसे और, तरफ, पार, आर पार, आसपास आदि। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में इनके ऊपर डिस्कस किया है, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते दोस्तों, ठीक है। साधनवाचक जो शब्द जिन शब्दों से साधन का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? साधनवाचक। द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, बल, कर, सहारे आदि। हेतुवाचक दोस्तों, हेतुवाचक क्या होता है? इसमें जो है ना, यह वे शब्द जो किसी के लिए हो और उनसे ऐसा प्रतीत होता हो कि ये किसी के लिए कार्य कर रहा है या किसी के लिए बोले जा रहे हैं दोस्तों। हेतुवाचक क्या कहलाते हैं? हमारे शब्द कहलाते हैं, जैसे लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण आदि। जैसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये तुम्हारी खातिर ही तो है, ये तुम्हारी खातिर ही तो है, ठीक है। तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। तो ऐसे शब्द दोस्तों क्या है? हेतुवाचक। जैसे विषयवाचक, विषयवाचक जिन शब्दों से किसी विषय वस्तु, जिन शब्दों से किसी विषय विशेष का बोध होता हो वे विषयवाचक कहलाते हैं, जैसे बाबत, निस्बत, विषय, नाम, लेखक, जान, भरोसे आदि। व्यतिरेकवाचक दोस्तों जिन शब्दों एक को छोड़कर जिन शब्दों से सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त आदि का बोध होता है, ठीक है। जिन शब्दों से सिवा, अलावा, बिना, बगैर आदि अतिरिक्त का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? अतिरेकवाचक। विनिमयवाचक जिन शब्दों में पलटे, बदले, जगह, आवाज़ आदि, यानी कि बदले की और पलटे की, जगह की, आवाज़ की आदि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विनिमयवाचक। सादृश्यवाचक क्या होते हैं? सादृश्यवाचक समान, इनमें एक दूसरे की तुलना यानी कि बराबर की, जिन शब्दों से एक चीज़ की तुलना की जाती है दूसरी तुलना से या इनमें समानता का भाव देखने को मिलता है, जैसे ऐसा आप बोल सकते हैं, जिसमें जिन शब्दों से समानता का भाव होता है सादृश्यवाचक कहलाते हैं, जैसे समान, तरह, वह तुम्हारे ही जैसा है या वह तुम्हारी ही भांति है, ठीक है, या वह तुम्हारे ही समान है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सादृश्यवाचक। जैसे समान, तरह, भांति, नई, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, दृश्य, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा देखी और सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक आदि शब्द, ये क्या है? सादृश्य। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। देखो मैंने कहा है आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत से जो टीचर है दोस्तों इनको बता देते हैं, इसको नहीं बताते आपको, या बहुत से टीचर क्या करते हैं इनको बता देते हैं फिर इनको छोड़ देते हैं। पर क्वेश्चन दोस्तों अक्सर जो है ना डायरेक्टली इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वे बोल देगा कि सुनीता के निकट में खड़ा हूँ, इसमें कौन सा अवयव है, इसमें कौन सा अवयव है। तो आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से आपको पहचानना है कि यदि 2 संज्ञाओं या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच एक संबंध बोधक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवयव दोस्तों, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक अवयव, ठीक है दोस्तों। मूल संबंध बोधक अवयव वे संबंध बोधक अवयव होते हैं जो जिनमें कोई प्रत्यय जो संबंध बोधक अवयव किसी प्रत्यय या अन्य शब्द से जुड़कर नहीं बने होते, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल संबंध बोधक अवयव। इसी प्रकार की एक दो डेफिनेशन मैंने पीछे बताई है, तो आई होप आपको पता होगा इनका पहले से ही। और यौगिक से भी आपको पता होगा यौगिक संबंध बोधक क्या होते हैं। यौगिक संबंध बोधक अवयव वे शब्द होते हैं जो जिनमें प्रत्यय या अन्य शब्द जुड़ने से वे संबंध बोधक अवयव बनते हो, वे क्या कहलाएंगे? हमारे यौगिक संबंध बोधक अवयव दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सब समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। और जैसा कि अगर हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से मैथ की
मैथ की क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे जो है ना कंटिन्यू होता रहेगा। पर दोस्तों हिंदी आपको लगातार ऐसे ही टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। तो आप इन चीज़ों को पढ़ करके आप अपनी प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को निकाल सके दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू।